हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाव की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश पेश हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो के अंदर बेसिक जो इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमारे सामने सबसे पहली चीज यही आती है कि हमने जो सब्जेक्ट चूज किया है उस सब्जेक्ट का मीनिंग हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमने जो सब्जेक्ट लिया है उसमें हमें स्टडी किस चीज की करनी है, तब तक उस सब्जेक्ट को लेने का या फिर आपका उसमें पढ़ने का कोई भी मीनिंग नहीं है, या आपका कोई भी ऐसा एक टारगेट होना चाहिए कि आपकी उस विषय के अंदर रुचि है या फिर उस विषय की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर जो आप 10th क्लास तक आप पढ़ते आए हैं उसको थोड़ा सा कोरिलेट करके आपके सामने आपकी जो एक न्यू स्टेप है 11th क्लास और आपने जो सब्जेक्ट लिया है बायोलॉजी, उस बायोलॉजी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा प्रयास किया आपको समझाने का कि आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उस सब्जेक्ट में आप स्टडी किस चीज की करोगे। मैं आज के वीडियो में दोबारा उसी चीज को थोड़ा सा रिलेट करके आगे की जो कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके नाम हमें जो अपनी बायोलॉजी की बुक है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें पढ़ने पड़ेंगे, या उनका जो उन वैज्ञानिकों की जो थ्योरी है उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, उन वैज्ञानिकों की थोड़ी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सबसे फर्स्ट तो अपनी जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, इस बायोलॉजी के अंदर हमने देखा कि स्टडी किसकी होती है। स्टडी तो किसकी हो रही थी, इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो रही थी, या लिविंग जो बॉडी है, लिविंग सेल्स जो है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर लिविंग प्लांट है, लिविंग एनिमल्स है, कुछ भी एनीथिंग एल्स। उस बायोलॉजी की हमने दो ब्रांचें देखी थी। बायोलॉजी के फादर के बारे में हमने देखा था कि बायोलॉजी का फादर कौन है, एरिस्टोटल। अगर जूलॉजी की मैं बात करूं, जूलॉजी का फादर कौन है, वो भी एरिस्टोटल। थर्ड यहां हमने देखा था बॉटनी। बॉटनी का फादर किसको माना गया था, थियोफ्रिस्टस को माना गया था। यहां तक कि तीन जो चीजें थी वो मैंने आपको बेसिकली बता दी थी कि बायोलॉजी में हम जीवित जीवों का अध्ययन करेंगे या जीवित जो वनस्पति है उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर इस पृथ्वी पर उपस्थित समस्त सजीवों का अध्ययन होता है। अब वो सजीव प्लांट भी हो सकते हैं, वो सजीव एनिमल भी हो सकते हैं। प्लांटों की अगर बात करें तो एक ब्रांच है अपने पास बॉटनी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांटों की स्टडी होगी। और अगर एनिमल्स की बात करें तो उसके लिए हमारे पास एक ब्रांच है जिसको हमने जूलॉजी के नाम से पढ़ा था। उस जूलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की बात होगी, उनके रिप्रोडक्शन, उनकी जो लिविंग जीवित रहने के लिए जो कैरेक्टर्स हैं, लिविंग कैरेक्टर्स, उनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, या फिर उनकी जो मैकेनिज्म्स हैं, उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, या अदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनकी, वो सारी एनिमल्स की जूलॉजी के अंदर और प्लांट्स की बॉटनी के अंदर हम स्टडी करेंगे। इनके अलावा भी यहाँ हमने फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी के बारे में हमने देखा। इनके अलावा कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनकी चर्चा हमें करनी जरूरी है, जिनके बारे में हमें जानना थोड़ा सा जरूरी है। कुछ के बारे में आप 10th क्लास के अंदर पढ़ भी चुके हैं, कुछ की मैं आपके सामने यहाँ चर्चा कर रहा हूं। अब अगर हम इतिहास की बात कर ही रहे हैं तो आपसे मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, या सेल की खोज यानी कोशिका की खोज किसने की थी। तो विद्यार्थियों, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है कि सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर मैं यहां बात करूं, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक,
चीजें हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ये आपकी फैक्ट बात है, ये आपकी राइट बात है। लेकिन यहां अगर एक वर्ड जोड़ दिया जाए, मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था, या जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? यानी यहां मैंने सिर्फ एक वर्ड जोड़ दिया, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय। इसका आंसर क्या होना चाहिए? विद्यार्थी दो चीजें हैं, एक तो कोशिका के बारे में बताना और एक लिविंग कोशिका के बारे में बताना, क्योंकि यहां ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि कोशिका लिविंग है या नॉन लिविंग है, सजीव है या निर्जीव है। यहां लिविंग सेल की बात हो रही है, अगला हमसे ये पूछना चाह रहा है कि सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में किसने हमें बताया था। तो यहां ये दो क्वेश्चन जो है वो थोड़े से सस्पेंसिव माने जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना है आपका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये आपका राइट आंसर होना है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक वो साइंटिस्ट थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है। आपको सिर्फ ल्यूवेनहॉक भी अगर याद रहता है तो ये बहुत ही सही रहेगा याद करने के तरीके से। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में हमें बताया था, और इसी जीवित कोशिका को उन्होंने देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी जिसको कहा जाता है। विद्यार्थियों, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का मतलब सीधा सा है, जब आप लैब के अंदर जाएंगे तो लैब में आपको एक माइक्रोस्कोप, आप किस तरीके से उसको पहचाने। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी सूक्ष्म जो चीज है या सूक्ष्म स्लाइड के अंदर जो भी आपने सेल वगैरह या किसी ऑर्गन की अगर काट डाल रखी है तो उस काट को आप लार्ज करके आसानी से देख सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि माइक्रोस्कोप की सहायता से हम चीजों को, जो छोटी चीजें हैं उनको बड़ा करके आसानी से देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम आसानी से सेल की स्टडी कर सकते हैं कि सेल के अंदर कौन सी चीजें हैं, किस टाइप की सेल्स हैं, या उसके अंदर उस सेल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, सेल्स किस तरीके की हमें दिखाई देती है, या किसी ऑर्गन के अगर देख रहे हो तो उस ऑर्गन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, या उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर एक्चुअल में दिखने में कैसी होती है, वो चीज अगर हम देखना चाहें तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं। इसके बाद एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण, वर्गीकी कहते हैं टैक्सोनॉमी को। तो यहां फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक की अगर मैं बात करूं तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है लिनियस, कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान जो है, उस वर्गीकरण विज्ञान के अंदर क्या किया गया कि जितने भी आपके पास प्लांट है या एनिमल्स जो भी हैं उनको आप वर्गीकृत करें, सिस्टमेटिक तरीके से आप उसका वर्गीकरण करें, बांटें उनको, अलग अलग आप उनको समूहों में रखें, अलग अलग वर्गों के अंदर उनको रखें, अलग क्लास के अंदर आप उनको रखें, क्योंकि सभी पादप एक जैसे करैक्टर नहीं रखते, सभी पादप जो है वो एक कैटेगरी के अंदर समाहित नहीं हो सकते, या हम एक लक्षण, एक करैक्टर के आधार पर किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल की स्टडी, उसी के आधार पर अदर एनिमल की स्टडी, अदर प्लांट की स्टडी करना चाहें तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सबके अंदर डिफरेंट टाइप के करैक्टर्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ये जो कैरोलस लिनियस थे, इनको कहा जाता है वर्गीकी का जनक, या हम एक और भी बात कर सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमैटिक्स जो है, फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमैटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमैटिक्स,
किसको कहा जाता है? लीनियस को कहा, सेम का सेम है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमैटिक्स की जहां बात आती है वहां आपको नाम लेना है किसका? सिस्टमैटिक्स वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी वर्गीकी। इनके जनकों की अगर बात की जाए तो कैरोलस लीनियस है, यानी लीनियस ने ही इनके बारे में हमें क्या किया था? बताया था सबसे पहले। इसके बाद में मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं। यहाँ आपने एक नाम सुना होगा 10th क्लास तक आपने, लेमार्क। लेमार्क जो थे, लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। उपार्जित लक्षणों से मेरा मतलब यहाँ ये है कि जो लक्षण बर्थ के समय यानी जन्म के समय नहीं उत्पन्न होते, वो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं। या मैं ये कह सकता हूं लेमार्किज्म की हम बात करें, लेमार्किज्म के लिए जाना जाता है। लेमार्किज्म जो है, लेमार्कवाद जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हमें ये बताया गया था, आपको याद भी होगा कि लेमार्क का नाम जहां भी आ जाता है वहां पर हम एग्जांपल लेते हैं जिराफ, और उस जिराफ के एग्जांपल में हमें लेमार्क के द्वारा ये बताया गया था कि जैसे जैसे लेमार्क ने जिराफ का एग्जांपल लिया, उसको बताने के लिए उसने एक्सप्लेन इस तरीके से किया कि जैसे जैसे इस पृथ्वी के ऊपर नीचे की जो वनस्पति, वो नीचे की वनस्पति जैसे जैसे नष्ट होती गई, वैसे वैसे जो जंतु हैं या जो एनिमल्स हैं उनको भोजन नहीं मिल पाया नीचे, यानी आसानी से भोजन नहीं मिल पाया। अगर मैं बात करूं तो सीधा सा मैं ये कह सकता हूं कि लेमार्क ने ये कहा था कि जो जिराफ है वो प्राचीन काल में कुत्ते की आकार आकृति के हुआ करते। कुत्ते की आकार आकृति से मतलब यहाँ ये है कि उनकी हाइट सिर्फ कुत्ते के समान ही थी, लेकिन जैसे जैसे प्रकृति के अंदर बदलाव आते गए, उन बदलावों के दौरान जो वनस्पति थी, नीचे के जो छोटे घास फूस या जो छोटे फसली पादप या अन्य जो पादप थे, वो जैसे जैसे समाप्त होते गए, जैसे जैसे प्राकृतिक बदलाव आए वैसे वैसे वो पादप क्या हो गए? समाप्त हो गए। अब नीचे की वनस्पति समाप्त हो गई, तो अब उन्हें अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या करना पड़ा? उन्हें अपने आप को जीवित रखने के लिए बड़े जो पादप थे उनसे भोजन प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ा। तो जिराफ के बारे में लेमार्क ये बता रहे थे कि जब जिराफ ने ऐसा किया या अपने आप को जीवित रखने के लिए उसने जब बड़े पादपों से भोजन प्राप्त करने की कोशिश की, तो उस स्थिति में उसने अपने आगे के पैर और अपनी गर्दन का उपयोग ज्यादा किया था। या आपने 10th क्लास में या उससे लोअर क्लासों के अंदर सुना होगा कि जिराफ ने अपनी आगे के पैर और गर्दन का उपयोग ज्यादा किया था, और इसी कारण जिराफ की आगे के पैर और गर्दन ये तो हो गई लंबी, और पीछे के पैर क्या रह गए? छोटे रह गए। अब इस एग्जाम्पल को अगर मैं अपने नेचुरल बेसिक अगर अपने आसपास के वातावरण से क्लियर करना चाहूँ तो आप सब जानते हैं गोट के बारे में, बकरी के बारे में आप सब जानते हैं, आसपास में देखने को मिल जाएंगे। हमारे यहाँ आसपास में बकरियां की जो है वो पादप के ऊपर लपक कर पादप की पत्तियों को खाने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनकी टांगें तो कभी लंबी नहीं, उनकी गर्दन भी लंबी नहीं होती, बल्कि सेम की सेम पोजीशन जिराफ के साथ थी, सेम की सेम पोजीशन उनके साथ भी हो रही है। तो लेमार्क ने तो अपनी जो थ्योरी थी उसके अंदर ये बताया कि जिन अंगों का आप यूज ज्यादा करेंगे वो अंग वेल डेवलप होगा, वेल तरीके से उसकी ग्रोथ भी होगी, और जिनका आप लेस यूज करेंगे वो अंग धीरे 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 क्या होते जाएंगे? लुप्त होते जाएंगे, या हम ये कहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एक समय के अंदर, या हम ये कहें कि डिसअपियर हो जाएंगे बॉडी से, वो अंग आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में जब एक और नए साइंटिस्ट आए या नए एक ऐसे ज्ञाता आए, एक ऐसे विद्वान आए, डार्विन, उन्होंने नव डार्विनवाद यानी डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया। देखो, जो साइंटिस्ट पहले आए उन्होंने अपने हिसाब से उनके दिमाग के अनुसार या उनको जैसा लगा उन्होंने अपनी बात रिप्रेजेंट कर दी। अब वो बात सही है या नहीं है, इस चीज का आकलन कौन करे? अन्य जो वैज्ञानिक हैं
वो अपने प्रश्नों के माध्यम से या अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से या उसके पहले वाले साइंटिस्ट के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उन एक्सपेरिमेंटों को करके देखकर बाद में ये चीज कहते हैं कि हाँ ये चीज जो बताई जा रही है वो एक्चुअल में इसी तरीके से होती है, उसके बाद में वो प्रकाशन में लाई जाती है। अब यहाँ अगर मैं बात करूं, लेमार्क ने ऐसा कर तो दिया, ऐसी इसने चीज बता तो दी, लेमार्कवाद के अंदर ये चीज बता तो दी गई कि जिन अंगों का उपयोग ज्यादा होता है वो ज्यादा विकसित होते हैं, जिनका उपयोग कम होता है वो कम विकसित होते हैं। तो ये चीज अपने ऊपर लागू नहीं होती। हमारी जो आंखें हैं वो सबसे ज्यादा काम आती है। अगर लेमार्कवाद की बात की जाए तो हमारी जो आंखें हैं वो सबसे ज्यादा काम आ रही है, लेकिन खराब भी सबसे ज्यादा आंखें होती है। तो हम तो उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं तो वो खराब नहीं होनी चाहिए ना, उसका तो विकास ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। तो बाद में ऐसे ही कुछ अन्य भी प्रयोग किए गए थे जिनके माध्यम से फिर लेमार्कवाद को क्या किया गया, नकार दिया गया था कि ऐसी बात नहीं है। जैसे एक साइंटिस्ट है विजमैन, लेमार्कवाद की जो थ्योरी थी, लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी, इस लेमार्कवाद का खंडन किया था एक साइंटिस्ट थे, इसको रॉन्ग साबित किया था एक साइंटिस्ट थे विजमैन। इस विजमैन ने क्या किया, विजमैन ने कई पीढ़ियों तक चूहे के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था इसने, और इसने क्या किया कि विजमैन ने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटते रहे विजमैन, यानी पहले चूहे की पूंछ काटी, फिर उसका रिप्रोडक्शन करवाया, यानी प्रजनन जब उस चूहे ने किया तो उससे उत्पन्न जो संतति थी उसके अंदर देखा कि क्या कटी हुई पूंछ वाला चूहा उत्पन्न होता है। तो यहाँ इसी तरीके से विजमैन ने कम से कम 20 से 21 पीढ़ियों तक उन चूहों की पूंछ काटता गया, रिप्रोडक्शन उनके बीच में करवाता गया, लेकिन किसी भी पीढ़ी के अंदर ऐसा चूहा उत्पन्न नहीं हुआ जिसकी पूंछ ना हो। अब यहां पर ये बात सोचने वाली या विचारणीय है कि लेमार्क जैसा बता रहे थे उनके अनुसार तो ये होना चाहिए था कि आपने चूहे की पूंछ काट दी तो उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उसके अंदर वो पूंछ कटी हुई क्यों नहीं आ रही। तो यहां इस विजमैन के प्रयोग से ये चीज खंडित हुई कि लेमार्किज्म जो था वो सही सटीक जवाब नहीं दे पा रहा इस चीज का, तो उस सिद्धांत को क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था कि ये सिद्धांत जैसा लेमार्क बता रहे वैसा एक्चुअल में नहीं होता। तो विजमैन का जो प्रयोग था उसने लगातार 20 से 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटी, लेकिन किसी भी पीढ़ी के अंदर उसे बिना पूंछ वाला चूहा प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते, क्योंकि चूहे की पूंछ विजमैन ने काटी थी, यानी जन्म से पहले काटी या जन्म के बाद में काटी थी। इसका मतलब वो उपार्जित लक्षण हो गया, जन्मजात लक्षण नहीं है, उपार्जित लक्षण हो गया। अब अगर वो वंशानुगत होता तो उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान है, जिस चूहे की हमने पूंछ काटी थी, उससे उत्पन्न होने वाली संतान के अंदर क्या होता, वो संतान जो है वो बिना पूंछ वाली होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया या नहीं गया, नहीं गया। लेमार्क ने क्या कहा था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। क्यों? क्योंकि पहले जो जिराफ था उसकी पैर और गर्दन लंबी हो गई, अब उस जिराफ ने जब प्रजनन किया तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान में डायरेक्ट वो लक्षण आ गया कि उससे उत्पन्न संतान में पहले से ही आगे के पैर और गर्दन क्या है, लंबी है। लेकिन क्या ऐसा एक्चुअल में हुआ? नहीं। विजमैन के एक्सपेरिमेंट से ये चीज एकदम से क्या हुई, गलत साबित हुई, तो इस सिद्धांत को बाद में मना कर दिया गया था या नकार दिया गया था, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं। इसके बाद चार्ल्स डार्विन जो थे वो डार्विन प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत लेके आए। डार्विन का नाम भी आपने सुना होगा। चार्ल्स जो डार्विन थे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अंदर यह बताया गया कि प्रकृति अपने अंदर रहने वाले जीवों का चयन खुद में खुद कर लेती है, यानी जो अपने आप को नेचर के हिसाब से, जो अपने आप को प्रकृति के हिसाब से ढाल लेता है या अपने आप के अंदर अडेप्टेशन क्रिएट कर लेता है
नेचर के हिसाब से, वो तो लिविंग रहता है, और जो अपने आप को नहीं बदल पाता प्राकृतिक वातावरण के अनुसार या प्रकृति के अनुसार, वो अपने आप को उस वातावरण में जीवित नहीं रख पाएगा, यानी कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि वो प्रजातिवाद से क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो प्रकृति में रहने वाले जीवों का सिलेक्शन प्रकृति अपने आप करती है। ये चीज हमें बताई किसने, चार्ल्स डार्विन ने हमें बताई। तो ये कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने जो मत है, अपने अपने जो सिद्धांत है, उनके बारे में हमें बताया और समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से जीव विज्ञान के अंदर अलग अलग चीजों का अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद मैंने आपको शुरुआत में सेल के बारे में बताया था कि यहाँ सजीवों की स्टडी करने से पहले हमें सेल थ्योरी, इसके बारे में थोड़ा सा जानना। सेल थ्योरी जो है, वो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट थे। दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे, एक तो थे स्लीडन और एक थे स्वान। एक तो कौन से थे, स्लीडन और एक थे स्वान। इन दोनों साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी दी, यानी सेल थ्योरी के बारे में हमें दो साइंटिस्टों ने बताया, स्लीडन और स्वान ने। अब ये सेल थ्योरी क्या है, देखो विद्यार्थियों, जीव विज्ञान के अंदर हम सजीवों का अध्ययन करने जा रहे हैं, और मैंने आपको एक क्रम बताया होगा कि कोई भी लिविंग जो है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस अर्थ के ऊपर, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन सबसे फर्स्टली, या मैं कहूं कि उस लिविंग बॉडी की सबसे स्मॉल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट किसको माना गया है, सेल को माना गया। किसको माना गया था, सेल। सेल आपस में एक जगह एकत्रित होकर ऐसी सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनली क्या हो, सेम हो, उन सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू। टिश्यूज आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनती है, ऑर्गन सिस्टम, और फिर लास्ट में बन जाती है बॉडी। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम यानी अंतंत्र, और अंतंत्र के बाद क्या बन जाएगा, आपकी बॉडी बन जाएगी। तो शरीर का निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ेगा, यानी पहली सीढ़ी क्या है, सेल, कोशिका। बिना कोशिका के जीवित जीव नहीं बन सकता, ये सेल थ्योरी के माध्यम से हमें बताया गया है। तो इस सेल थ्योरी में सबसे पहली चीज तो यही बताई गई कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, उनकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसको माना गया है, सेल को माना गया। दूसरी एक चीज ये बताई गई भाई, सबसे फर्स्ट तो ये बता दिया कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको माना गया, सेल को। दूसरी ये चीज बताई कि अगर ओल्ड जो सेल है अपने पास, वो डिवाइड नहीं करेगी तो न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि न्यू सेल का फॉर्मेशन ओल्ड सेल के अंदर डिवाइडेशन के माध्यम से होता है, या डिवाइडेशन के द्वारा होता है। ऐसे कुछ पॉइंट्स जो है वो सेल थ्योरी के अंदर हमें बताए गए थे। इस प्रकार ये कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ बेसिकली कर रहे हैं, लेकिन आगे इनके द्वारा जो भी चीजें हमें बताई गई है वो हमें अपनी स्टडी के अंदर, यानी बायोलॉजी के आगे जो स्टडी हम करेंगे उनके अंदर हमें कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। तो विद्यार्थियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बेसिक इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का, कुछ चीजें, कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने जिस चीज के बारे में बताया था वो हमें थोड़ी सी नॉलेज में रखनी है, क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगेन हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही साइंटिस्टों की, कुछ ऐसे ही टॉपिक्स की जो हमें आगे की स्टेप के अंदर यूजफुल होंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।